नमस्कार, हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू एलेक्स ट्यूटोरियल्स. माय नेम इज निहार नायक. लेट्स गो अहेड टुडे our fundamentals of accounting lecture number 3. In first and second lecture we have learned about basic terms of accounting. बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़े थे बहुत सारे. लास्ट लेक्चर में भी अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम, असेट, लायबिलिटीज, किसको बोलते हैं हमने प्रॉपर उसकी डेफिनेशन पढ़ी. डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल. फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में भी डिस्कशन किया था. वो सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अभी आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है. कि आपको याद होगा स्टेप्स इन अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 1 में से जो आया था, सबसे पहले होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन. हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक वाउचर, हर वाउचर की एक जर्नल एंट्री. इन बिटवीन हम पढ़ रहे थे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन पहले पढ़ लिया था, उसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़े. अभी हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज की. बट जर्नल एंट्री पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी आर प्रिपेयरिंग. ओके, हर अकाउंट का अपना अपना रूल है जिसके बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं. तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट है. पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मतलब नाम वैसा काम, पर्सन के रिलेटेड अकाउंट होता है. बट पर्सन मतलब आपको नाम तो इजीली समझ में आ जाएगा कि लिविंग पर्सन जो होते हैं, रियल पर्सन जो होते हैं वो तो उसमें कंसिडर होंगे ही होंगे. मीन्स रियल पर्सन तो कंसिडर होगा ही होगा, जैसे कि मिस्टर एक्स हो गया, मिस्टर वाई हो गया, कोई भी मिस्टर मिसेस जो भी नाम ले लो आप, ठीक है. बट साथ साथ में आर्टिफिशियल पर्सन को भी पर्सन माना जाता है. क्या बात कर रहे हो सर? आर्टिफिशियल पर्सन कैसे होते हैं? जैसे कि कोई कंपनी होती है, उसको आप आर्टिफिशियल पर्सन मान सकते हो. ए लिमिटेड, कोई यूनिवर्सिटी होती है, अपनी यूनिवर्सिटी ले लो, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, आपकी स्कूल ले लो, स्कूल भी एक पर्सन है. अब लिविंग पर्सन नहीं, बट उसको आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है. मंदिर के ट्रस्ट जो होते हैं, टेम्पल के ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को भी पर्सन मान के चला जा सकता है. आपकी सोसाइटी का एक एसोसिएशन बना होता है जिससे सोसाइटी चलाने में मदद मिलती है, तो वो भी हमारे लिए पर्सन माने जाएंगे. ऑल गुड. और इम्पोर्टेंट आइटम है बैंक, कि बैंक को भी पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसीडर किया गया है. ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया सर. वो सब अकाउंट जाएंगे हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर. पर्सनल अकाउंट का हमारे लिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो है, उसका रूल जो है वो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. बच्चों, क्या रिसीवर और क्या गिवर, क्या मिलता है और क्या देते हैं? आई कैन से हम बेनिफिट रिसीवर एंड बेनिफिट गिवर की बात करते हैं. जिसको बेनिफिट मिलता है वो डेबिट होता है, जो बेनिफिट देता है वो क्रेडिट होता है. ठीक है, उतना ध्यान रहेगा सर? क्यों नहीं रहेगा, पक्का. दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में जनरली ऑल काइंड्स ऑफ असेट्स अकाउंट्स आ जाते हैं, एक्सेप्ट कुछ चीज़ रह जाती है. बैंक है, जैसे कि स्टॉक है, जैसे कि वो रियल अकाउंट्स का पोर्शन नहीं है. बट अदर देन दैट्स ऑल काइंड्स ऑफ असेट्स आर कवर्ड अंडर रियल अकाउंट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एटसेट्रा. ओके, समझ गए. रियल अकाउंट में उसका रूल क्या है? बहुत आसान है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आए तो उधर, जाए तो जमा. जो आया वो उधार, जो गया वो जमा. डेबिट को उधार, क्रेडिट को जमा बोला जाएगा जब भी एंट्री करते हो तब. बट जब ट्रांजैक्शन में वर्ड आता है क्रेडिट, तब उसको बोला जाता है उधार. चलो ठीक है, आएगा तब बात करेंगे अगेन. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, वो रियल अकाउंट का रूल हो गया. लास्ट में बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की. सर उसमें हमारे आ गए मेजोरिटी हर पर्सन, रियल, आर्टिफिशियल. इसमें आ गया हमारे मेजोरिटी हर टाइप के असेट्स. तो इसमें क्या आएगा नॉमिनल अकाउंट में? सर नॉमिनल अकाउंट में जो बच गया है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये सब चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में आती है. नॉमिनल अकाउंट में एज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख भी लिया है, आप देख सकते हो. रेंट पेड और रिसीव्ड, मतलब ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, दोनों नॉमिनल अकाउंट है. डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये एक्सपेंस है और पेड एक्सपेंस है, रिसीव्ड इनकम है, वो भी आ गया. बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ जो हमेशा कंफ्यूज करती है, उसके बारे में बात करता हूँ 1 मिनट. बट पहले इसका रूल लिख देते हैं. रूल क्या था नॉमिनल अकाउंट का?
डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains. ओके, हर एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट किया जाएगा, हर इनकम एंड गेन को क्रेडिट किया जाएगा। समझ में आ गया सर? बहुत बड़ी बात है। मैंने इधर बोला था हर तरह की एसेट रियल अकाउंट में आती है, हर तरह की एसेट आती है, बट मैंने लिखा एक्सेप्ट बैंक एंड स्टॉक। तो बैंक नहीं आता, क्यों? क्योंकि बैंक को पर्सनल अकाउंट माना जाता है। बैंक इज द रिसीवर। बैंक में आप डिपॉजिट करोगे तो माना जाएगा बैंक इज द रिसीवर। बैंक में से आप विड्रॉ करोगे तो माना जाएगा बैंक इज द गिवर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नॉमिनल अकाउंट में हमने हर एक्सपेंसेस और इनकम को लिखा, बट बच्चों कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, ठीक है, एनी एक्सपेंसेस, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पेमेंट हो चुका हो या फिर अभी भी पूरा का पूरा पेमेंट मिल गया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी पेमेंट करना बाकी भी होता है, कभी कभी एडवांस में पे कर दिया हो, ऐसा भी होता है। ठीक है ना? तो जब आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम मिलना बाकी है या देना बाकी है, तो वो एक्सपेंस नहीं कहलाता। अगर प्रीपेड एक्सपेंस है या फिर प्री रिसीव्ड इनकम है, वो भी इनकम या एक्सपेंस में कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये दोनों की दोनों चीजें, कोई भी एक्सपेंस का नाम हो, उसके आगे कुछ भी लग जाए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड, ऐसा कुछ, तो वो कोई भी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का पार्ट नहीं रहते। तो किसका पार्ट बन जाते हैं? सर उसको पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। आउटस्टैंडिंग थोड़ा पूरा लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या इनकम हो, जो जनरली आउटस्टैंडिंग वर्ड एक्सपेंस के लिए यूज किया जाता है, बट हम मिलना बाकी इनकम भी समझ लेते हैं। ठीक है, साथ में ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हो या प्री रिसीव्ड इनकम हो, मतलब कोई भी एक्सपेंस और इनकम के आगे कुछ भी नाम लग जाए तो वो चेंज होकर पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। एक ही बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला केस होता है इस केस में कि गुड्स के रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं, इसके रिलेटेड स्टॉक वाले गुड्स के रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? पर्सनल में, रियल में, के नॉमिनल में? गुड्स के रिलेटेड। बच्चों कुछ ऑथर्स जो है जिन्होंने अकाउंट्स की बुक लिखी है, उसमें उन्होंने कुछ ने ऐसा आर्ग्यू किया है कि वो रियल अकाउंट का पोर्शन है, क्योंकि माल अगर बिजनेस में आएगा तो उधर, तो माल बिजनेस में से जाएगा तो जमा, ऐसा करके गुड्स आएगा तो उधर करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। बट कुछ ऑथर्स ऐसा मानते हैं कि उसको नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो वो जो परचेज कर रहे हैं ना, वो अपना एक्सपेंस है, वो ऐसा मान के ट्रीट करना चाहते हैं। अगर आप बेच रहे हो तो इनकम है, वो ऐसा मान के ट्रीट करना चाहते हैं। बट हम हमारी बात करें कि अभी हम अपने हिसाब से क्या कंसिडर करने वाले हैं, या फिर हमारी कॉलेजेस में क्या कंसीडर किया जाता है, तो हम हर गुड्स के रिलेटेड अकाउंट्स को कंसीडर करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। होप सो समझ रहे हो आप लोग बहुत अच्छी तरह से। सर गुड्स के रिलेटेड मतलब नाम भी तो बता दो। नाम तो सर अभी आपको पता ही है ना, गुड्स के संबंधित अभी 2 नाम तो मैं बोल भी गया था बातें करते करते आपके साथ साथ। कौन से बोल गया था मैं? हम बोल गए थे परचेज अकाउंट, है ना, फिर बोल गए थे सेल्स। बच्चों परचेज एंड सेल्स आ गया, फिर परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न भी इधर ही आएगा। परचेज को एक्सपेंस मानेंगे, सेल्स को इनकम मानेंगे, लाइक दैट वी विल गो अहेड। ठीक है, अकाउंट्स के लिए क्लैरिफिकेशन हमारा हो गया, व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉमिनल। उसमें 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट डिक की हमने, बैंक और इधर ऑल गुड्स रिलेटेड अकाउंट। ठीक है, बाकी सब तो समझ भी जाएंगे। तीनों के रूल एक बार वापस देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रिसीवर गिवर? बेनिफिट रिसीवर एंड बेनिफिट गिवर। रियल अकाउंट का रूल है बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल देख लो बच्चों, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड gains. This is our types of accounts and rules of debit and credit. तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिससे जर्नल एंट्री करने में हमको थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, हम जर्नल एंट्रीज डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे,
क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है, बेसिक्स का रिवीजन चल रहा है, उतना डेप्थ में हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारा काम है ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना। सही है। तो धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे यूनिट 1 पे आगे बढ़ेंगे, यूनिट 2 पे आगे बढ़ेंगे। तो हम इधर बात कर रहे हैं गुड सोल्ड टू, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो किधर लिखा है मैंने, पर्सनल अकाउंट के सामने। आप देख लो क्या लिखा है एज एग्जाम्पल, गुड सोल्ड टू मिस्टर अप्पू ₹20,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अप्पू ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट। कभी भी ऐसा ट्रांजेक्शन आए तो पहले सोचो कि कौन से अकाउंट में इंपैक्ट हो रही है। डबल एंट्री सिस्टम से हम काम करते हैं, तो एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, वो तो आपको आइडिया है ही, क्योंकि हर रूल में भी देख सकते हो एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट होना ही है। तो इधर देख लो कौन से अकाउंट में इफेक्ट हो रही है। एक तो भाई साहब दिख रहा है हमको अप्पू, ठीक है। दूसरा दिख रहा है मुझे गुड्स सोल्ड, तो गुड्स के अकाउंट में इफेक्ट आ रही है और वो भी सेल है, ठीक है। तो कोई ना कोई 2 अकाउंट में इंपैक्ट आ रही है, तो फिर एक बार अकाउंट पता चल जाए तो फिर आप पता कर सकते हो कि ये अकाउंट कौन सा है। अप्पू अकाउंट कौन सा है? सर ये तो पर्सनल अकाउंट लग रहा है, अप्पू नाम है। सही बात है, सही। गुड्स है सर, ये तो नॉमिनल अकाउंट अभी अभी आपने बताया। हाँ परफेक्ट। तो सर आपने कैश क्यों नहीं लिखा? बच्चों कैश नहीं लिखा क्योंकि कैश में बेचा ही नहीं है, ऑन क्रेडिट बेचा है। मैंने अभी बोला था ना कि जब भी आप रूल लिखो या जर्नल एंट्री करो, उस टाइम पे डेबिट का मतलब उधार और क्रेडिट का मतलब जमा, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। बट जब भी ट्रांजैक्शन में वर्ड यूज होता है कि ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो वो उधार पे खरीदा उधार पे बेचा, उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो सिर्फ एक ही जगह पे, मतलब जर्नल एंट्री में या फिर उसके रूल में, क्रेडिट का मतलब जमा होता है। अदरवाइज कहीं भी एग्जाम्पल में आपको दिखे, समझ जाना आप, उसका मतलब होगा अकाउंट बनाते वक्त डेबिट क्रेडिट उधार जमा है। उसके अलावा कहीं भी दिखे आप ऐसा समझ जाना कि क्रेडिट मतलब उधार होगा, ट्रांजैक्शन में दिखे या फिर एडजस्टमेंट्स में दिखे तो। चलो ठीक है। तो सर आप सोचो अभी कि अप्पू ने क्या किया है, रूल देख लो पर्सनल का। सर याद ही है, देखना क्या। तो अप्पू को क्या, हमने गुड्स बेचा है तो अप्पू को गुड्स मिला है। सही है, मिला है मतलब वो गुड्स रिसीवर तो है ही है, पर उसके बदले में उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब गुड्स के साथ साथ वो बेनिफिट रिसीवर भी है। तो अभी अभी हमने लिखा था डेबिट द रिसीवर, तो अप्पू को मैं डेबिट करूंगा, तो मिस्टर अप्पू, मिस्टर रह गया, लिख देते हैं, रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। मिस्टर अप्पू का अकाउंट डेबिट होगा। एंड टू क्या किया था मैंने, सेल। सर सेल इज योर इनकम, तो सेल के नाम से लिखा जाएगा, तो सेल अमाउंट 20,000 एंड 20,000। फॉर्मेट तो मेजोरिटी सबको याद ही होगा कि कैसा बनता है, फिर भी वर्बली बता देता हूं एक बार। सबसे पहला कॉलम बनता है डेट का, है ना, उसके बाद बनता है पर्टिकुलर का, उसके बाद बनता है एलएफ नंबर, उसके बाद बनता है डेबिट, और लास्ट में होता है क्रेडिट। ये फॉर्मेट सब पड़े हुए हैं, ठीक है। एलएफ नंबर मतलब लेजर फोलियो नंबर, क्योंकि इसी के आधार पे लेजर पोस्टिंग होता है। तो लेजर पोस्टिंग कहाँ हुआ है उसका पेज नंबर एलएफ नंबर में हम लिखते थे, ठीक है। दैट्स फाइन, पता है सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसमें कौन से अकाउंट में इफेक्ट हुई, एक पर्सनल था, एक नॉमिनल था, एक अप्पू था, एक सेल था। तो मैंने अप्पू रिसीवर था तो उसका अकाउंट डेबिट किया इस रूल के हिसाब से, और सेल मेरे लिए इनकम है ना, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल देखा मैंने कि अगर मेरे लिए इनकम है वो, तो इनकम को मुझे क्रेडिट करना चाहिए, तो मैंने सेल को क्रेडिट किया। समझ गए सर। तो फिर आते हैं रियल अकाउंट के ऊपर, और रियल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने एग्जांपल लिखा है एक छोटा सा, फर्नीचर वर्थ ₹15,000 परचेज्ड। बच्चों अगर ऐसा कुछ लिखा हो और पीछे किसी का नाम भी नहीं हो, किसने परचेज किया है वो भी नहीं बताया हो, कैश हो क्रेडिट हो, तो क्या मानेंगे, कैश परचेज। कैश परचेज, वापस बोल रहा हूँ, कैश परचेज। अगेन सेम कंसेप्ट, कौन से 2 अकाउंट में इफेक्ट हो रही है सर, एक चीज तो हुआ कि फर्नीचर तो आएगा, और आपने बोला कैश परचेज, मतलब दूसरी इफेक्ट जानी चाहिए कैश के अकाउंट में। तो देख लो सर, फर्नीचर कौन से टाइप का अकाउंट है, अभी अभी आपने लिखा भी था, रियल अकाउंट है। हाँ, कैश वो भी रियल अकाउंट है, तो दोनों में रियल अकाउंट का ही रूल लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
गोज आउट, आप देख लो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, परचेज किया था ना, यस आ रहा है आ रहा है। तो जर्नल एंट्री में होगा क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है हमारे पास, टू कैश अकाउंट। अमाउंट होगी 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में। ऑल गुड। हम जब भी बात कर रहे हैं, मैंने दो एग्जांपल्स के बेसिस पे किया, बट दोनों में मैंने पहले अकाउंट पता किया कि कहाँ इफेक्ट आएगी, फिर हमने देखा कि अकाउंट की टाइप कौन सी है, फिर हमने देखा कि उसका रूल्स कौन सा है, और रूल्स के हिसाब से जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं। जिसको नहीं आता वो उस हिसाब से कर सकता है, जिसको आ चुका है वो अपने आप आने लगेगा, ठीक है। बट रूल्स हमेशा भूलना नहीं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आर द बेस, वो बेस है कि फर्दर अगर आपको कुछ भी सीखना होगा अकाउंट्स में, तो जर्नल एंट्री के बगैर आपको इतना पक्की अच्छी तरह से फंडा आपके कभी भी क्लियर नहीं हो सकते। सो ये सबसे बेस्ट है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसके जर्नल एंट्रीज के, आप कर भी सकते हो, ठीक है, रिकॉल करने के लिए। बाकी 11th-12th में करके आए हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा मैंने लिखा है नॉमिनल अकाउंट के बाजू में एक एग्जांपल। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। एक नहीं, इसमें दो एग्जांपल लिखे हैं, देख लो। एक रेंट ऑफ 7,000 पेड इन कैश, गाइस, तो दो अकाउंट में इफेक्ट आई, एक है रेंट, दूसरा कैश। कैश मेरे लिए कौन सा अकाउंट सर, रियल अकाउंट, यस। रेंट मेरे लिए बच्चों पता कब चलेगा, पेड है ना, तो पता चला रेंट है मेरे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस है मतलब नॉमिनल है ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, और वो भी पता चला एक्सपेंस, तो आपके सामने एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंस में जो जो एक्सपेंस होता है उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि रेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा सर, कैश था ना जो गया है हमारे पास, तो कैश आना चाहिए। तो रेंट पेड ₹7,000 हमने लिखा था, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारी जर्नल एंट्री परफेक्टली हो गई है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हो, डिविडेंड ऑफ ₹4,000 रिसीव्ड इन बैंक। डिविडेंड पहले तो बोला है रिसीव्ड, फिर बोला है कहाँ, बैंक में। सर एक बार रिसीव्ड दिखा मतलब डिविडेंड है, तो डिविडेंड की तो इफेक्ट आ ही रही है। एक अकाउंट है मेरा डिविडेंड, यस यस यस। दूसरा इसमें कैश से पेमेंट किया था ना, इस बार मिला है, समझ रहा हूं मैं, मिला है, बट कहाँ आ रहा है, बैंक में, तो इफेक्ट जाएगी कहाँ, बैंक में। तो बैंक मेरे लिए कौन सा अकाउंट है, पता ही है, अभी लिखा भी था, कहाँ गया, ये रहा है, बैंक मीन्स पर्सनल अकाउंट। तो मुझे क्या देखना है इस टाइम पे कि बैंक इज द रिसीवर और गिवर, है ना, बैंक रिसीवर है कि गिवर है वो देखना है। आपको देख के पता चल रहा है बैंक में मिला है तो बैंक इज रिसीवर, तो बैंक का नाम होता तो उसका नाम लिखता था, बट नाम नहीं है, तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो फिर क्रेडिट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली डिविडेंड। क्यों पर क्यों, वो भी पता होना जरूरी है, लिखता दोगे बट कैसे बच्चों, डिविडेंड रिसीव्ड बोला है ना, मिला है तो इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगी। सर नॉमिनल का रूल था, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट इज 4,000 एंड 4,000, ठीक है। सो दिस इज इजी। थोड़ा एग्जाम्पल एक आध और करने का मौका मिले तो हम करेंगे, अदरवाइज अभी हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट विच इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। उसको क्लासीफाई कैसे किया वो भी हम समझ गए। क्लासीफाई करने के बाद हमने उसके रूल्स भी देख लिए, जैसे कि पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में मेजोरिटी ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स आ जाती है, उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा हमने देखा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में हमने वो देखा कि सर एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन, लॉस, वो सब चीज़ें तो आती है, पर उसके साथ साथ गुड्स के रिलेटेड अकाउंट भी नॉमिनल में आ जाता है, और उसका रूल है हमारा एक्सपेंसेस और लॉस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स एंड गेन मस्ट बी क्रेडिटेड। तो उसके हिसाब से एक एक एग्जाम्पल भी हमने कर लिया, और खत्म करते हैं आज का लेक्चर हम इतना ही, शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर। आज सिर्फ इतना ही बताना था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है और जर्नल एंट्रीज के रूल्स क्या है और कैसे उसको किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।